गाइस, आज की इस वीडियो में हम टोटल 23 हेल्पिंग वर्ब्स को कवर करने वाले हैं। ये बहुत ही बेसिक है, बट विदाउट हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इंग्लिश स्पीकिंग का मेन पार्ट हेल्पिंग वर्ब ही होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम टोटल 23 हेल्पिंग वर्ब्स को कवर करने वाले हैं विद एग्जाम्पल। तो हेल्पिंग वर्ब होते क्या है? हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया कहते हैं। दो वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक मेन वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया और मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया। वर्ब को ही हम क्रिया कहते हैं, जो काम होता है ना उसे हम क्रिया कहते हैं। तो दिस वर्ब हेल्प मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसके? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। जो आपका सेंटेंस में जो मेन काम होता है ना उसकी हेल्प करते हैं कौन? हेल्पिंग वर्ब। टू कंप्लीट द मीनिंग, मतलब पूरा करने में, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में हेल्पिंग वर्ब का बहुत ही बड़ा रोल होता है। मुख्य क्रिया वे होते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ राम खेल रहा है, तो खेलने का जो काम हो रहा है ना वो हमारा मेन वर्ब होता है, और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वही मेन वर्ब की हेल्प करेगा सेंटेंस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गया। 23 हेल्पिंग वर्ब्स में आपके मॉडल वर्ब भी आते हैं। मॉडल वर्ब तो मैंने आपको काफी बार बताया, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब भी हेल्प करते हैं मेन वर्ब को किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो 23 हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या है? बी। अब ये गाइस जो इज एम आर जो हमारा होता है ना, इज एम आर, वॉज, वर, विल, सेल, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, सेल का ओरिजिन बी से हुआ है, टू बी से हुआ है। अगर आपका सेंटेंस में टू बी कोई काम हो रहा है ना तो उसमें आप टू बी से ही इज, एम, आर, प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर का ओरिजिन हुआ है, पास्ट के लिए वॉज, वर का ओरिजिन हुआ है, फ्यूचर के लिए विल और सेल का यूज हुआ है। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम इस वीडियो में बी सीखने वाले हैं। बीन, बीइंग, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, would, should, can, could, may, might, must, इन सारे हेल्पिंग वर्ब को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और पूरे एग्जाम्पल के साथ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मॉडल वर्ब कैन, कुड। जो मॉडल वर्ब होता है ना वो हमारी पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको पॉसिबिलिटी हो, आप 100% श्योर हो या फिर आपकी लेस पॉसिबिलिटी हो, वो सारी पॉसिबिलिटी कौन शो करते हैं? मॉडल वर्ब शो करते हैं। और टाइम कौन बताता है? किसी भी सेंटेंस में टाइम कौन बताता है? टेंस बताते हैं। तो यही दो आपको ध्यान में रखना है। मॉडल वर्ब आपका किसी भी सेंटेंस की पॉसिबिलिटी को शो करता है और टेंस हमारा किसी भी सेंटेंस में टाइम को शो करता है। तो कैन, कैन का हिंदी, पहले हम कैन को समझ लेते हैं। कैन का हिंदी मीनिंग होता है कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं। और कैन का यूज आप ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना सभी सब्जेक्ट के साथ कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी को शो करता है। किसी की एबिलिटी, क्षमता को आप जब बताते हो, ये मैंने आपको काफी बार बताया, फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ। कैन का यूज हम किसी की एबिलिटी बताते हैं ना, तुम ये कर सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम गाना गा सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, किसी की एबिलिटी आप बताते हो तो उसमें कैन का यूज करते हैं। तो आप जो एबिलिटी बता रहे हो, तुम ये कर सकते हो, तो आपके सेंटेंस में सकते हो तो आ रहा है, यानी कि उसमें कैन का यूज करना है। हम बोलेंगे तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है। आप वीडियो देख रहे हो तो आप तो एक ना एक दिन जरूर इंग्लिश बोल सकोगे, आपके अंदर ये एबिलिटी है, तभी तो आप वीडियो देखकर कुछ सीखना चाहते हो। तो आपके अंदर ये एबिलिटी है, अंग्रेजी बोल सकते हो आप, तो हम बोलेंगे यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। वह गाना गा सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है गाना गाने की, वो अच्छा सिंगर है तो वो गाना गा सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है, तो हम बोलेंगे ही कैन सिंग अ सॉन्ग। ही कैन सिंग अ सॉन्ग। आप ये ध्यान रखिएगा, कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वह गाना गा सकता है, ही कैन सिंग अ सॉन्ग, या सिंग भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ स्पीक भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कैन तो मैंने आपको काफी बार एक्सप्लेन किया, आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अब कुड को देखते हैं। कुड का हिंदी मीनिंग होता है कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे, ऑल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि कैन का यूज आप प्रेजेंट के लिए करेंगे और कुड का यूज आप पास्ट के लिए करेंगे। मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता था, कोई रीजन होगा जिसकी वजह से मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता था, पास्ट में बोलेंगे आई कुड नॉट टेल यू द ट्रूथ। आई कुड नॉट टेल यू द ट्रूथ, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस था, नहीं की बात किए थे इसलिए नॉट का यूज किए। अगर नहीं रहता तो हम वहां पर नॉट का यूज नहीं करते, तो हम कुड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन का कुडंट भी बोल सकते हैं, आई कुडंट टेल यू द ट्रूथ। वह गाना गा सकता था, उसके अंदर ये एबिलिटी थी, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। वह गाना गा सकता था, ही कुड सिंग अ सॉन्ग।
ही कुड सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा सकता था। तो जब आप प्रेजेंट में कोई काम किसी की एबिलिटी बता रहे हो तो उसमें आप कैन का यूज करो। पास्ट में जब आप किसी की एबिलिटी कैपेसिटी की बात करो तो उसमें कुड का यूज करो, ठीक है। और आपको ये तो पता है मॉडल वर्ब हमेशा पॉसिबिलिटी को शो करता है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है वुड शुड। वुड का हिंदी मीनिंग होता है ऐसा होता, हुआ नहीं है, ऐसा होता। जैसे मैं ऐसा कभी नहीं करता, तातेती आता है आपके सेंटेंस में, आपका सेंटेंस में पॉसिबिलिटी भी शो करता है और तातेती भी आता है। मैं ऐसा कभी नहीं करता, आई वुड नेवर डू दिस। आपने कुछ कर दिया है तो आगे वाले पर्सन ने आपसे पूछा कि आपने ऐसे क्यों किया, तो आप बोले मैं ऐसा कभी नहीं करता, हालांकि मेरे पास ऐसा सिचुएशन आ गया कि मुझे वो करना पड़ा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कभी नहीं करता। आई वुड नेवर डू दिस, आई वुड नेवर डू दिस। मैंने सोचा था कि वह पास हो जाएगा। पहला सेंटेंस अगर आपका पास्ट में रहा, दूसरा सेंटेंस अगर गागेगी पे खत्म हो रहा है, यानी कि उसमें आपको वुड लगाना ही है। ये हमारा एकदम रूल है। पहला सेंटेंस आपका पास्ट में और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो, यानी कि उसमें आपको वुड का यूज करना है। मैंने सोचा था, यानी कि आई थॉट वह पास हो जाएगा, ही वुड पास। आई थॉट ही वुड पास, मैंने सोचा था कि वह पास हो जाएगा। तो वुड का मतलब होता है ऐसा होता, ठीक है। या फिर गागेगी वाले भी सेंटेंस आते हैं वुड में। नेक्स्ट है शुड। शुड का यूज करेंगे चाहिए के सेंस में ऑल सब्जेक्ट के साथ। आप जो मॉडल वर्ब का यूज करते हो ना, ये आप सारे सब्जेक्ट के साथ इसका यूज कर सकते हो। ये मॉडल वर्ब कभी चेंज नहीं होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। जब आप किसी को एडवाइस सजेशन देते हो ना, सलाह मशवरा देते हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें गाना गाना चाहिए, तुम्हें डांस करना चाहिए, तुम्हें उसके साथ बाहर जाना चाहिए, तो जब आप किसी को एडवाइस सजेशन दे रहे हो तो उसमें आपको शुड का यूज करना है। हमको उसकी मदद करनी चाहिए, हमको उसकी मदद करनी चाहिए। हम एडवाइस लेने में भी शुड का यूज कर सकते हैं। तो बोलेंगे वी शुड हेल्प हिम। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ही शुड हेल्प हिम। उसे मेरे घर आना चाहिए, आया नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं ना, एडवाइस दे रहे कि उसे मेरे घर आना चाहिए। ही शुड कम टू माई हाउस, ही शुड कम टू माई हाउस, उसे मेरे घर आना चाहिए। तो गाइज एक आपको ये बात तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि मोरल ऑब्लिगेशन की जब हम बात करें, नैतिकता की बात करें, तो हम उसमें ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं और शुड का भी यूज कर सकते हैं। ऑट टू जिसका यूज आप मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ज्यादातर करते हैं, जैसे आपको मंदिर जाना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, मतलब जो आपसे बड़े हो उनको आप रिस्पेक्ट देने के लिए उसमें ऑट टू का भी यूज कर सकते हो प्लस शुड का भी यूज कर सकते हो। तो आपको भी सेंटेंस में ऑट टू का यूज देख रहा है, मतलब आप समझ कि उसमें मोरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है और उसके हिंदी वाले सेंटेंस में चाहिए ही आएगा। जैसे आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो इसमें भी तो चाहिए आ रहा है, लेकिन उसमें शुड का तो यूज कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश वाले सेंटेंस में ऑट टू का यूज अगर आप देखते हैं तो ये मत सोचिएगा कि वो गलत है, वो सही है, ठीक है। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है आपको मंदिर जाना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है विल सेल। विल और सेल दोनों का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। विल का यूज हम गागेगी के लिए करेंगे। ऑल सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या अदर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, आने वाले समय में नहीं करूंगा। गागेगी आ रहा है ना, यहाँ पर हमारा गागेगी आ रहा है, तो बोलेंगे आई विल नॉट टॉक टू हिम, आई विल नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करूंगा। वह मुझसे बात नहीं करेगा, इसमें भी गागेगी आ रहा है, वह मुझसे बात नहीं करेगा। ही विल नॉट टॉक टू मी, आने वाले समय में वह मुझसे बात नहीं करेगा। ही विल नॉट टॉक टू मी। तो जब भी आपके सेंटेंस में गागेगी पे कोई सेंटेंस खत्म हो रहा और आप वो वाला सेंटेंस आने वाले समय के लिए बोल रहे हो, तो उसमें आपको विल का यूज करना है ऑल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन सेल का यूज कहाँ करें? सेल का यूज भी तो गागेगी वाले सेंटेंस के लिए होता है और ये भी फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। तो आई और वी के साथ ही सेल लगता है और किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप नहीं लगा सकते। आई और वी के साथ सेल लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और परमिशन में सेल का यूज होता है। क्या हम चले? हम किसी से परमिशन मांग रहे, क्या हम चले? सेल विल लीव, सेल विल लीव, क्या हम चले? और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, क्या मैं बाद में आऊं? परमिशन मांग रहे, क्या मैं बाद में आऊं? Shall I come later? Shall I come later? क्या मैं बाद में आऊं? तो ये याद रखिएगा, अगर आप फ्यूचर की बात करें और आपके हिंदी वाले सेंटेंस में गागेगी आ रहा है तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप परमिशन की बात करो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करो और आपके सेंटेंस में गागेगी आ रहा है फ्यूचर के लिए, तो आप आई और वी के साथ सेल का ही यूज करें, ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे मे माइट। मे और माइट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही इजी भी है। मे का यूज हम करते हैं जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में शायद रहता है।
लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 50% की। 50% मीडियम पॉसिबिलिटी होती है। मैं आज देर से आ सकता हूँ या मैं शायद आज देर से आ सकता हूँ, 50% की पॉसिबिलिटी है। अगर ऑफिस से लेट छुट्टी हुआ तो लेट आऊंगी, नहीं छुट्टी जल्दी छुट्टी हुआ तो जल्दी आऊंगी, 50% की पॉसिबिलिटी है हमारी। तो हम बोलेंगे आई मे कम लेटर टुडे। आई मे कम लेटर टुडे, मैं आज देर से आ सकता हूँ। अगर हम बोले शायद हम ये मैच जीत जाएंगे, शायद हम ये मैच जीत जाएंगे, पॉसिबिलिटी है 50% की, बोलेंगे वी मे विन द मैच। वी मे विन द मैच, शायद हम मैच जीत जाएंगे। तो मे का यूज आप 50% की पॉसिबिलिटी के लिए करें कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट माइट का यूज शायद ही के सेंस में, यानी कि आपका जो सेंटेंस की पॉसिबिलिटी है वो या फिर 10% की पॉसिबिलिटी है या फिर 20% की पॉसिबिलिटी है, बट 50% की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। शायद ही वह आ सकता है, शायद ही वो मुझसे मिल सकता है, शायद ही वो कॉल कर सकता है, शायद ही बोल रहा है, सिर्फ शायद नहीं, शायद ही बोल रहा है, तो उसमें आपको माइट का यूज करना है। वह शायद ही कल दफ्तर आए, दफ्तर यानी कि ऑफिस, वह शायद ही कल ऑफिस आए। ही माइट कम टू द ऑफिस टुमारो। ही माइट कम टू द ऑफिस टुमारो, शायद ही वो कल ऑफिस आए। हम शायद ही आज शादी में जाएं, मतलब आपको शादी का इनविटेशन आया है, आपके फ्रेंड को भी आया, तो आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि हम तो जाएंगे, तुम जाओगे? तो आप बता रहे हैं हम शायद ही आज शादी में जाएं। जा भी सकते, नहीं भी जा सकते। फैमिली अगर बोली जाने के लिए तो जाएंगे, नहीं बोलेगी तो नहीं जाएंगे। 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है। समर का सीजन है, कहीं आने जाने का मन नहीं करता, तो हम शायद ही आज शादी में जाए। वी माइट गो टू द वेडिंग टुडे। वी माइट गो टू द वेडिंग टुडे, हम शायद ही आज शादी में जाए। तो जब आपके सेंटेंस में 50% की पॉसिबिलिटी हो तो उसमें मे का यूज कर दे, और जब आपके सेंटेंस में 10 to 20% की पॉसिबिलिटी हो तो उसमें माइट का यूज कर दे। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वो शायद ही मुझसे बात करेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है बी, बीन, बीइंग। बी का मतलब होता है होना या बनो। जैसे आप बोलते हैं ना, बहादुर बनो, सच्चे बनो, ईमानदार बनो, अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनो। किसी की बनने की या फिर कुछ होने की बात करते हैं तो उसमें बी का यूज करते हैं। बहादुर बनो, बोलेंगे बी ब्रेव। बहादुर बनो, बी ब्रेव। खुश रहो, बी हैप्पी। सावधान रहो, बी केयरफुल। ईमानदार रहो, बी ऑनेस्ट। बेईमान रहो, बी डिसऑनेस्ट। तो आप बी के साथ, आप जो भी यहाँ पर कुछ बनने की बात करें, जो भी बनने की बात करें, उसमें बी के साथ आपको मेंशन कर देनी है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है बिन। बिन का यूज करेंगे गया है या फिर रहा है। हमारा बिन का यूज पेसिव वाले सेंटेंस में ज्यादातर होता है और हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पेसिव वाले सेंटेंस में ज्यादातर बिन का यूज होता है। जैसे काम खत्म हो गया है, ये हमारा पेसिव वाले सेंटेंस है। काम खत्म हो गया, किसके द्वारा खत्म हुआ नहीं पता। काम खत्म हो गया है, बोलेंगे द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पेसिव वाले सेंटेंस में। नेक्स्ट है मुझे आमंत्रित किया गया है। ये सिचुएशन की बात करें, मुझे आमंत्रित किया गया है। आई हैव बीन इनवाइटेड। आई हैव बीन इनवाइटेड, मुझे आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है काम हुए जा रहा है या होने के नाते। काम हुए जा रहा है यानी कि ये भी हमारा पेसिव वाले सेंटेंस है, इसमें भी पेसिव वाले सेंटेंस आएंगे। और एक होता है होने के नाते, मतलब दोस्त होने के नाते, भाई होने के नाते, अच्छे टीचर होने के नाते, जो भी आप बोलते हो उसमें के नाते आएगा, तो उसमें बीइंग का यूज करेंगे। जैसे मुझे डांटा जा रहा है, किसके द्वारा डांटा जा रहा है नहीं पता, बस हम इतने बोल रहे हैं ना कि मुझे डांटा जा रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम बीइंग स्कॉल्डेड। आई एम बीइंग स्कॉल्डेड, मुझे डांटा जा रहा है। दोस्त होने के नाते बीइंग अ फ्रेंड। डॉक्टर होने के नाते बीइंग अ डॉक्टर। अच्छे इंसान होने के नाते बीइंग अ गुड ह्यूमन। भाई होने के नाते बीइंग अ ब्रदर। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हो। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए टीचर होने के नाते। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है डू, डज, डिड। डू, डज और डिड का यूज तो मैंने अभी आपको हाल में ही बताया। डू का यूज करते हैं हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज, डिड का यूज करते हैं, वो भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। डू और डज का यूज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस के लिए करेंगे और वो भी हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। डू का यूज हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, और डज का यूज हम करेंगे ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ। डू और डज। डू जैसे कि हम ताश नहीं खेलते, तातेती आ रहा है ना लास्ट में, हम ताश नहीं खेलते, तो बोलेंगे वी डू नॉट प्ले कार्ड्स।
हम है इसीलिए वी, और वी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। वी डू नॉट प्ले कार्ड्स, वह नहीं जानता, यहाँ पर होगा वह नहीं जानता, ही डू नॉट नो। अब डज की बात करते हैं, वह मुझे पसंद नहीं करता, आते आ रहा है लेकिन इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, वह मुझे पसंद नहीं करता, ही डज नॉट लाइक मी, ही डज नॉट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करता। राम चाय नहीं पीता, राम डज नॉट ड्रिंक टी, राम डज नॉट ड्रिंक टी, राम चाय नहीं पीता। तो जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, आपके हिंदी सेंटेंस में ता तेती आ रहा है तो उसमें डज का यूज़ करें और अदर सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करें। अब है डिड, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में यूज किया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। किया था मतलब पास्ट में है, ऑल सब्जेक्ट के साथ आप डिड का यूज कर सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोला था या फिर मैंने झूठ नहीं बोला था, आई डिड नॉट लाई, आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला था पास्ट में। हमने चोरी नहीं की थी, वी डू नॉट स्टील। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता तेती वाले सेंटेंस देखें और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो उसमें आपको डू डज का यूज करना है, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें तो उसमें डिड का यूज करना है। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह काम नहीं करता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैज हैव हैड। हैज हैव हैड का यूज कैसे करें? सबसे पहले हैव का हिंदी मीनिंग होता है चुका है, चुके हैं, ऐसे कोई काम कंप्लीट हो चुका है। आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हमारा हैव का यूज होता है। हैज का यूज चुका है, चुकी है के लिए तो होता है, लेकिन ही शी इट नेम या फिर सिंगुलर नाउन के साथ होता है। जैसे हम बोले मैं सब समझ चुका हूँ, आपने मुझे कुछ समझाया और मैंने आपसे कहा कि मैं सब समझ चुकी हूँ, तो मैं बोलूंगी आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। और आप याद रखिए जब आप परफेक्ट वाले सेंटेंस बनाते हैं, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है हैज हैव के बाद, तो हम बोले आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, हम सब याद कर चुके हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हैज का यूज करेंगे, अमित मुझे अभी कॉल किया है, अमित हैज कॉल्ड मी नाउ, अमित हैज कॉल्ड मी नाउ, उसने जूस पी लिया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए गाइस? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है हैड। हैड के हम पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस में करते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ, चुका था, चुकी थी, चुके थे के सेंस में। जैसे मैच खत्म हो चुका था, आपके आने तक मैच खत्म हो चुका था। आप परफेक्ट वाले सेंटेंस से बोलेंगे द मैच हैज बीन फिनिश्ड, द मैच हैज बीन फिनिश्ड, मैच खत्म हो चुका था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, हम घर से निकल चुके थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है इज एम आर। वेरी इजी बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज एम आर का यूज़ कब और कहाँ करें? एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है। जब आपके सेंटेंस में ऐसा होता है ना, मैं वकील हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ये खेलता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, तो ऐसे वाले सेंटेंस बोलते हो ना जिसमें मैं हूँ आ रहा है लास्ट में, तो उसमें आपको एम का यूज़ करना है आई के साथ। मैं वकील हूँ, आई एम अ लॉयर। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं एम का यूज़ करके। नेक्स्ट है इज। इसका मतलब होता है जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में है आता है ना, वो रवि सो रहा है, वह खेल रहा है, सीता नाच रही है, ऐसे वाले सेंटेंस बोलते हैं जिसमें लास्ट में है आता है। ये हमेशा ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इसका यूज होता है। रवि सो रहा है, रवि एक लड़का है, किसी का नेम है यहाँ पर, तो बोलेंगे रवि स्लीपिंग, रवि स्लीपिंग, रवि सो रहा है। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। इट के साथ क्या होता है? इज लगता है, बोलेंगे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। आर का यूज करेंगे वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। जैसे आप बोलते हो ना, आप खेल रहे हो, आप जा रहे हो, हम खेल रहे हैं, ऐसे वाले सेंटेंस में आर का यूज करेंगे। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। वे घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग होम, दे आर गोइंग होम, वे घर जा रहे हैं। तो इज एम आर का यूज करेंगे प्रेजेंट में। और पास्ट का यूज करेंगे वॉज वर का। अभी मस्ट का यूज हम नहीं देख रहे, अभी वॉज वर का यूज करें जो पास्ट के लिए हमें यूज करना है। वॉज का मतलब होता है था, थे, थी, जिसमें आप वॉज का यूज ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन या फिर आई के साथ आप वॉज का यूज करेंगे। जैसे वह कुछ खा रहा था, ही वॉज ईटिंग समथिंग, ही वॉज ईटिंग समथिंग। या फिर आई का यूज करके मैं कुछ खा रहा था, आई वॉज ईटिंग समथिंग। इस तरह से आप बोल सकते हो। रिया रो रही थी, रिया वॉज वीपिंग। रोने के लिए वीपिंग का भी यूज करते, क्राइंग का भी यूज करते, डिपेंड करता है कि रिया बड़ी है या छोटी है। अगर छोटी है रिया तो उसके लिए क्राइंग का आप यूज कर सकते हो, अगर रिया बड़ी है तो उसके लिए वीपिंग का यूज कर सकते हो। रिया वॉज वीपिंग, रिया रो रही है। अब है वर। वर का मतलब भी होता है थे, लेकिन ये यूज होता है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। हम सब्जियां खरीद रहे हैं, वी आर बाइंग वेजिटेबल्स,
वी आर बाइंग वेजिटेबल्स, हम सब्जियां खरीद रहे हैं। बच्चे मजे कर रहे थे, द चिल्ड्रन वर हैविंग फन, द चिल्ड्रन वर हैविंग फन, बच्चे मजे कर रहे थे। अब वॉज वर का यूज हम पास्ट के लिए करेंगे, ये समझ में आ गया। अब बचा है मस्ट, मस्ट का यूज करेंगे अवश्य ही, करना ही है, मतलब कोई काम जरूरी है करना, जरूर पक्का अवश्य वाले सेंटेंस में आपको मस्ट का यूज करना है ऑल सब्जेक्ट के साथ। तुम्हें अभी चले ही जाना चाहिए, तुम्हें अभी चले ही जाना चाहिए, यहाँ पर चाहिए देकर आप शुड का यूज नहीं करिएगा। आप क्या बोल रहे, तुम्हें अभी चले ही जाना चाहिए, जोर दे रहा है, पॉसिबिलिटी 100% की है, तुम्हें अभी चले ही जाना चाहिए, बोलेंगे यू मस्ट लीव नाउ, यू मस्ट लीव नाउ, तुम्हें अभी चले ही जाना चाहिए। तुम्हें सोचना ही चाहिए, यू मस्ट थिंक, यू मस्ट थिंक, तुम्हें सोचना ही चाहिए। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने सारे हेल्पिंग वर्ब को कर लिया कवर। हम लोगों ने सारे हेल्पिंग वर्ब को एग्जाम्पल के थ्रू समझा। मैंने जो जो आपको होमवर्क के लिए दिया उसे जरूर कंप्लीट करें, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।